हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको हेडिंग में दिख ही रहा है कि कार्बन प्रतिरोध, और दूसरा जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं वो है ओम के नियम की सीमाएं। देखो, ओम का नियम हमने पढ़ा था। ओम का नियम किसे कहते हैं? किसी चालक के अंदर सारी बातें अगर नियत रखी जाए, जैसे ताप, दाब, आयतन, तो उस केस के अंदर उसके अंदर जो प्रवाहित धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद में ओम के नियम का सदिश रूप भी देखा था। लेकिन ओम के नियम की कुछ कमियां रह जाती है जो हर जगह पे ये लागू नहीं होता है, तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज जो बेसिक चर्चा होगी वो हमारे दो टॉपिक के ऊपर बेस होगी। एक होगा बच्चों कार्बन प्रतिरोध के बारे में, और दूसरा जो होगा वो ओम के नियम की सीमाओं के बारे में होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध के बारे में कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो देखिए बच्चों, कार्बन प्रतिरोध नॉर्मल तरीके का प्रतिरोध नहीं होता है। नॉर्मल प्रतिरोध का मतलब, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की है कि एक तार होता है, उस तार का अपना एक प्रतिरोध होता है जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागता है, और भागेगा तो उसके बीच में बहुत सारे जो आयंस है वो आयंस उसको भागने से रोकते हैं, और उसी गुण को, जो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जो चालक तार है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसी का नाम बच्चों हमने क्या दिया था? प्रतिरोध दिया था। लेकिन देखिए, प्रतिरोध बेसिकली कार्बन प्रतिरोध और नॉर्मल प्रतिरोध दोनों अलग तरीके के प्रतिरोध होते हैं। ये जो प्रतिरोध आज अपन जो पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध, ये बेसिकली व्यापारिक दृष्टि से काम में लिया जाने वाला प्रतिरोध है। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं तो हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे कि आप अगर मान लो टेलीविजन देख लो, या फ्रिज देख लो, या कूलर देख लो, या फिर और भी बहुत सारे उपकरण, लैपटॉप है, कंप्यूटराइज कोई भी उपकरण है, तो उनके अंदर जो बेसिक प्रतिरोध काम में आते हैं वो काफी उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। उच्च मान के प्रतिरोध का मतलब हो गया जैसे 440 किलो ओम। जैसे मान लीजिए अपने को कितना प्रतिरोध चाहिए? 440 किलो ओम। अब इतना प्रतिरोध बनाने के लिए अपने को एक साधारण तार की मैं बात करूं तो एक साधारण तार का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? तो वो हमने देखा भी है पिछले वीडियो लेक्चर में कि रो एल डिवाइड बाय ए। एक जो चालक तार होता है उसका प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके साथ ही साथ में और भी दो बातें, ताप पर निर्भर करता है, और लास्ट वाला कौन सा पड़ा है? धारा के प्रवाह पर। लेकिन अगर मैं एक चालक तार के लिए इस फॉर्मूले से देखूं तो अगर एक चालक तार का प्रतिरोध जो है वो लंबाई बढ़ाने के साथ बढ़ता है। ध्यान से देखा जाए इस फॉर्मूले को तो बेसिकली क्या आ रहा है कि अगर एक चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब देखिए, हमको जो कंप्यूटर वगैरह है, जो हमारे उपकरण हैं, उनके अंदर प्रतिरोध कितना चाहिए? 440 किलो ओम। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कार्बन प्रतिरोध बेसिकली क्यों जरूरी हुआ। तो हमको कितना प्रतिरोध चाहिए वहां पे? 440 किलो ओम। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 440 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 ओम। किलो का मतलब कितना होता है बच्चों? 10 की पावर 3। तो हमें इतना प्रतिरोध वहां पे चाहिए। अब इतना प्रतिरोध चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने एक नॉर्मल सा चालक तार लिया है तो नॉर्मल से चालक तार क्यों प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो आपको लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन लॉजिकली सोचो, लंबाई बढ़ा के कितनी लंबाई आप बढ़ानी पड़ेगी जब जाके आपका प्रतिरोध कितना होगा? 440 किलो ओम का प्रतिरोध होगा। मतलब आपको एक नॉर्मल सा चालक तार का अगर प्रतिरोध लोगे तो उस केस के अंदर आपको कई बड़ी लंबाई लेनी पड़ेगी, और बड़ी लंबाई के जब चालक तार लोगे तो उपकरण आपका वैसे ही हैवी बन जाएगा, बहुत बड़ा उपकरण बन जाएगा। जबकि रियलिटी के अंदर आज की टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए, आज के जितने भी उपकरण वगैरह अपन देखते हैं, लैपटॉप देख लो, मोबाइल देख लो, ठीक है ना, तो ये सारे कॉम्पैक्ट उपकरण है, बहुत छोटे उपकरण है जिनके अंदर की प्रतिरोध काफी हैवी लगे हुए हैं।
रिक्वायरमेंट ही उनकी इतनी है, 440 किलो ओम चाहिए, 500 किलो ओम चाहिए, मेगा ओम चाहिए। तो इतने बड़े बड़े प्रतिरोध लगाने के लिए चालक तार यूज में लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि चालक तार जैसे ही आपने यूज में लोगे तो चालक तार की लंबाई बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, और लंबाई जैसे ही आप ज्यादा लोगे तो उस केस के अंदर आपका जो उपकरण है वो बहुत ज्यादा हैवी बन जाएगा। अब सोचो मोबाइल जो है वो कमरे जितना बड़ा बन जाए तो क्या उसका कोई यूज है? कोई सेंस नहीं है। उसके अंदर इतना बड़ा प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने के साथ में उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए ही कार्बन प्रतिरोध कुछ ऐसे प्रतिरोध बनाए गए जो होते तो उच्च मान के लेकिन साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनका प्रतिरोध उच्च मान का प्रतिरोध होता है, किलो ओम में होता है, मेगा ओम में होता है, लेकिन उनकी साइज देखी जाए तो बहुत 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 छोटी होती है। इसके कारण अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमें क्या चाहिए? उच्च मान चाहिए। कार्बन प्रतिरोध उच्च मान का होता है और साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो कहीं पे भी फिट हो जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मोबाइल है या लैपटॉप है या फिर और भी कोई भी उपकरण की बात करें, एसी वगैरह की बात करें, सबके अंदर प्रतिरोध लगते हैं। ठीक है ना? तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं? व्यापारिक दृष्टि से प्रयुक्त किए जाने वाले उच्च मान के प्रतिरोध क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं कार्बन प्रतिरोध की डेफिनेशन लिखूं, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो देखिए कार्बन प्रतिरोध की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो बच्चों क्या हो जाएगी कि व्यापारिक दृष्टि से प्रयुक्त किए जाने वाले उच्च प्रतिरोधक कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि का दरअसल यहां पे मतलब किससे हुआ कि हम बेसिकली जो कॉमर्शियल जितने भी उपकरण होते हैं, कॉमर्शियल उपकरण जैसे मैंने बताई है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटराइज जितने भी उपकरण हैं, उन सब के अंदर जो उच्च मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं, वो उच्च मान के प्रतिरोध बेसिकली कौन से होते हैं? कार्बन प्रतिरोध होते हैं। अब इन कार्बन प्रतिरोध को देखा जाए तो इन कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टियां होती है, 4 वर्ण क्रम होते हैं। उनके आधार पे इनकी पहचान की जाती है कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। तो इसके अंदर 4 वर्ण क्रम होते हैं, तो उसको भी अपन यहां पे लिख सकते हैं कि इस प्रतिरोधक में चार वर्ण क्रम होते हैं जिसके आधार पर इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि यही तुम्हारे एक बहुत बढ़िया नोट्स बन रहे। ठीक है, इनके बाहर कुछ भी नहीं है। ये अगर तुम लोगों ने ढंग से पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हो आप बोर्ड के अंदर। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध के बारे में क्या कहा है कि ये व्यापारिक दृष्टि से काम में लिए जाते हैं, मतलब कॉमर्शियल जितने भी अपने उपकरण होते हैं जहां पे उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है वहां कार्बन प्रतिरोध काम में लिया जाता है। फिर इसकी बात आती है कार्बन प्रतिरोध कैसे पहचाना जाता है, तो इसके अंदर 4 कलर होते हैं जिनके आधार पर पहचाना जाता है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि ये वाला प्रतिरोध, ये देखा है कभी आपने? अगर उपकरण वगैरह देखे हो तो उन उपकरण के अंदर
इस तरीके का एक उपकरण लगा हुआ होता है, बहुत छोटा होता है, साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है, शायद मैं यहां से बताऊं तो आपको दिखाई भी न दे स्क्रीन के ऊपर। तो इतना छोटी साइज का ये होता है, इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, कार्बन प्रतिरोध बोला जाता है। और इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर ये अलग अलग कलर है, जैसे कि ये वाला कलर जो है वो ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, इस तरीके से अलग अलग कलर होते हैं इस प्रतिरोध में। और इस प्रतिरोध के इन कलर के आधार पर ही इसको पहचाना जाता है कि ये कितने ओम का है। ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको कार्बन प्रतिरोध दे देगा और पूछेगा कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है। तो ध्यान दीजिए, कार्बन प्रतिरोध जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखते हो उसका मैंने एक डायग्राम यहां पे लिया है। इस तरीके से एक कार्बन प्रतिरोध दिखाई देता है अपने को, जो व्यापारिक दृष्टि से आपके जितने भी सर्किट होते हैं, जो पीसीबी होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना, जो कंप्यूटर वगैरह के अंदर काम में लेते हैं, सर्किट बोर्ड होते हैं, उन सर्किट बोर्ड के अंदर ये लगे हुए होते हैं। 440 किलो ओम के होते हैं, 450 किलो ओम के, बहुत उच्च मानों के प्रतिरोध होते हैं ये। तो इस तरीके के प्रतिरोध जो होते हैं वो अपन व्यापारिक दृष्टि से उपकरण के अंदर लगाते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है, पता कैसे करें? तो इसका पता किया जाता है इनके कलर को पहचान के। ये जो यहां पे आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो 3 ही कलर है, बाकी 4 कलर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एक कलर यहां पे भी होता है इस तरीके से यहां पर। तो ये 4 कलर के बैंड को देखते हुए, इन चारों कलर को पहचान के हम बता सकते हैं कि यह प्रतिरोध कितने ओम का है। और उसके लिए बच्चों आपको एक टेबल बता रहा हूं, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, टेबल मैं चुटकियों में याद करवा दूंगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पहले एक बार टेबल देखो कि टेबल बेसिकली आपको क्या बोल रही है। तो देखो मैंने बना रखी है ऑलरेडी पहले ही टेबल, ये टेबल है वो, ये कलर कोडिंग है, इसको बोलते हैं कलर कोड। ये सारे आपके कलर होते हैं और इन कलर के आधार पर ही पहचाना जाता है कि आपका प्रतिरोध कितने ओम का है। ये जो आपने अभी ये कार्बन प्रतिरोध देखा है चित्र के अंदर, इस कार्बन प्रतिरोध का कितने ओम का है, उस ओम को पहचानने के लिए इसके कलर देखे जाते हैं। इन कलर के आधार पे इसका ओम कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान रखना, ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो बोर्ड के वाइवा होते हैं उनके अंदर भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ में बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, कई बार एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए पहले अगर कलर्स की बात करें तो कलर्स इसके अंदर इस तरीके से दे रखे होते हैं। तो सीरियल नंबर यहां पे लिखा हुआ है, सबको पता है, कलर्स लिखे हुए, अंक लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, अंक हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, क्यों? अंक का मतलब ही क्या होता है, 0 to 9। 10 जो होता है वो 2 अंकों से मिलकर बना होता है, 1 और 0। तो अंक जब भी स्टार्ट करोगे तो आपके 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करके 9 तक लिख लो। अभी ये कलर मैं सारे बता दूंगा भाई, ये तो नॉर्मल सी बात समझ में आ रही होगी। ब्लैक जो है वो काला कलर है, ब्राउन भूरा, रेड, ये तो भाई सबको पता ही होगा। इसके अंदर तो कोई ऐसी विशेष बात है नहीं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बातें समान ही रहती। और वैसे भी बोर्ड का जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। तो अगर हिंदी में कोई कलर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में नीचे उसका क्वेश्चन दे रखा है, उसमें देख के कर सकते हो। तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। और ये तो नॉर्मली बच्चों वाली बात है। ऑरेंज कौन सा कलर होता है सबको पता है, येलो कौन सा कलर होता है, तो उसके अंदर आपको हिंदी में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस ग्रे के अंदर अटक जाते हैं। तो ग्रे जो होता है वो धूसल कलर कहलाता है। धूसल सलेटी टाइप का कलर होता है, उस टाइप का कलर ये कहलाता है, तो ग्रे कलर। बाकी तो सारे कलर नॉर्मली है। और इन कलर को रटना नहीं है, यूं नहीं कि तुम लोग रटना शुरू कर दो। इसको भी याद रखने की एक बहुत ही टाइम पास ट्रिक बता दूंगा, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। पहले इसको समझो कि ये टेबल क्या क्या रही है। तो सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिख लिए, कलर लिख लिए, ये कलर का मैं तरीका बता दूंगा, एज इट इज यूं के यूं आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में डिजिट, तो डिजिट जो स्टार्ट होगी वो 0 से लेके 9 तक रहेगी। जहां पे 9 नंबर खत्म हो जाता है वहां पे सभी जगह पे डैश लगा दो, नहीं बढ़ेगा उसके आगे। डिजिट का मतलब ही होता है 0 to 9, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणक, गुणक का मतलब मल्टीप्लायर, गुणा के अंदर लगाना है। तो जहां पे 0 है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से ये टाइम पास होगा। और यहां पे गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों कलर के लिए 10 की पावर -1 और -2, ये ध्यान रखना है।
ठीक है ना, 10 की पावर -1 और -2। फिर आती है सहनशीलता, जिसको बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। ये बेसिकली आपको एरर बताएगा। कैसे बताएगा एरर, उसके बारे में भी अभी सिखाऊंगा। ये केवल और केवल 3 कलर होंगे लास्ट वाले। जो लास्ट वाले हैं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नो कलर का मतलब बैंड ही नहीं है, जैसा कि अगर आप लोग ये वाला डायग्राम देखो तो इसमें ये वाला बैंड है ही नहीं, केवल उसमें 3 बैंड ही है। ठीक है, तो अगर लास्ट वाला बैंड अगर नहीं है तो वो नो कलर माना जाएगा। ठीक है ना, 3 कलर होंगे तो 3 कलर से ही करेंगे उस क्वेश्चन को। तो लास्ट वाला जो कलर होगा, जो लास्ट वाली जो पट्टी होगी, जो कलर की पट्टी है, 4 पट्टियां बनी हुई होती है उसके ऊपर, तो जो लास्ट वाली पट्टी होती है उस लास्ट वाली पट्टी के अंदर सहनशीलता लिखी जाएगी, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं। ये बेसिकली आपको एरर बताएगी कि कितना वेरिएशन आ सकता है, कितना अंतर आ सकता है जो आपने मान निकाला है उसका प्रायोगिक मान के साथ में। थियोरेटिकल मान जो आपने गणित से निकाला है गुणा भाग करके, और दूसरा कौन सा, प्रैक्टिकल करके, जब मल्टीमीटर वगैरह से चेक करके मान निकालेंगे। तो उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया उसको बताने के लिए क्या होता है बच्चों, टॉलरेंस होती है, जिसको अपन सहनशीलता या सहृदयता भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। याद भी करवाने का तरीका बता दूंगा, बस इसमें छोटी छोटी बातें है वो ध्यान रखो। सबसे पहले डिजिट लिखोगे तो 0 से शुरू करोगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 0 से शुरू नहीं करके 1 से शुरू करते हैं। फिर 1 से शुरू करोगे तो यहां 1 नंबर कम पड़ जाएगा, फिर देखते रह जाओगे कहां पे गलती कहां पे हुई। तो हमेशा जब भी डिजिट स्टार्ट करो वो कहां से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे। तो कहां से शुरू होगी, 0 से, और कहां तक खींच के लेके आ जाओ, 9 तक खींच के लेके आ जाओ। फिर मल्टीप्लायर की बात रहेगी तो मल्टीप्लायर क्या करना है, 10 की पावर 0 से स्टार्ट करके 10 की पावर 9 तक। और फिर उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर, ये 2 कलर है, इसके लिए 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 लगा दो। और लास्ट वाली जो टेबल है, लास्ट वाला जो ये पोर्शन है, इसके अंदर बेसिकली आपके 3 ही दे रखे होंगे। लास्ट वाला जो कलर होगा या तो वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर वो पट्टी ही गायब होगी, वहां पे पट्टी ही नहीं होगी, केवल 3 ही पट्टी होगी। तो ये बेसिकली आपको एरर शो करता है कि कितना चेंज आ सकता है। तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है बच्चों, कलर कोडिंग होती है। ये टेबल याद करनी है, कैसे याद करनी है उसका तरीका भी अभी समझाया जाए। अब देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन इसके पास में ही लिख रहा हूं ताकि इस कलर को देखते हुए आप इसके बारे में बता पाओ। तो मान लीजिए आपको कोई कार्बन प्रतिरोध दे दिया, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हलवा क्वेश्चन है, कोई टाइम पास क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ढंग से समझने की देर होती है। तो मान लीजिए कि आपको एक कार्बन प्रतिरोध दे दिया और वो इस तरीके से, ऐसा ही होता है भाई कार्बन प्रतिरोध, सिलेंडर जैसा दिखता है ना। ये आपके पास में इस तरीके से देख लो, ये वाला प्रतिरोधी बनाया मैंने, सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ये इसका एक सिरा और ये इसका दूसरा सिरा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कार्बन प्रतिरोध। अब इसमें 4 पट्टियां दी हुई है। कौन कौन सी 4 पट्टियां उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली मान लीजिए कि इस तरीके से ये पहला कलर दिया हुआ है, ये दूसरा कलर, अलग अलग कलर लेके इसको समझते हैं। ये इसका तीसरा कलर, और लास्ट में ले लेते हैं यहां पे इस तरीके से, ठीक है। ये 4 कलर हमने को दे रखे हैं एक कार्बन प्रतिरोध के अंदर। इन सभी कलर के क्या क्या नाम है, हालांकि दिख ही रहा है। ये कलर मान लीजिए आपको दे रखा है ब्लू कलर, वो लिखेगा यहां पे, तो ठीक है अपन अलग अलग पेन काम में ले रहे, बाकी बोर्ड में आएगा तो बिल्कुल ही व्हाइट ही बना हुआ आएगा, उसके ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की इंक लगी हुई होगी, और इंक के ऊपर वो क्वेश्चन होगा तो उसमें कोई कलर भरे हुए नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ बाहर ही लिखेगा कि ये ब्लू कलर मानो। ये जो कलर आपको दे रखा है वो येलो कलर है। जो तीसरा कलर दे रखा है वो रेड है,
और जो लास्ट कलर आपको दे रखा है, इधर लिख रहा हूं मैं, ये है आपका बच्चों ब्लैक। ठीक है ना। ये जो आपका कलर है वो कौन सा है बच्चों? ब्लैक है। बोलो क्लियर। ये आपको 4 कलर दे रखे हैं और आपको पूछ लिया जाए कि बताइए इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अभी एक बार के लिए टेबल आपके सामने है, आपको कलर देखते हुए भरने हैं इसके अंदर, और कलर कैसे भरने हैं उसके बारे में बता दूं कि जब भी कभी कोई फर्स्ट कलर होता है, ध्यान देना, अगर आपको 4 कलर दिए हुए तो फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जो कलर होते हैं, ये जो दोनों कलर होंगे, पहला कलर और दूसरा कलर कार्बन प्रतिरोध का, ये कहां से लिया जाएगा? तो याद रखिएगा ये डिजिट से लिया जाएगा। जो आपकी डिजिट दे रखी है उस डिजिट से लिया जाएगा। तीसरा कलर किससे लिया जाएगा? तो तीसरा कलर लिया जाएगा मल्टीप्लायर से, गुणक से। जो गुणक है दे रखे हैं 10 की घात 0, जो टेबल हमने देखी है 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, तो उसके अंदर से तीसरा कलर लिया जाएगा। और जो चौथा कलर होगा वो याद रखिएगा सहनशीलता या टॉलरेंस में से लिया जाएगा, या टॉलरेंस। ठीक है ना बच्चों। जो पहले के शुरुआत के 2 कलर होंगे किससे लिए जाएंगे? डिजिट से लिए जाएंगे। जो आपकी टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर पहले के कलर, पहले के जो 2 स्टार्टिंग के कलर है वो किससे लिए जाएंगे? डिजिट से। तीसरा कलर किससे लिया जाएगा? तो मल्टीप्लायर से। और चौथा कलर किससे लिया जाएगा? टॉलरेंस में से। और चौथा कलर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या वो पट्टी गायब होगी। क्लियर है बच्चों। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला कलर कौन सा दे रखा है आपको? ब्लू कलर। ढूंढो इसके अंदर ब्लू कलर कहां है? ये रहा ब्लू कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। तो ब्लू कलर की डिजिट कितनी है? 6। अरे भैया ब्लू कलर की डिजिट कितनी है? ये ब्लू कलर, इसके सामने डिजिट कितनी है? 6 है। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? सबसे पहला कलर डिजिट से, तो 6 लिखा गया। फिर दूसरा कलर भी किससे लेना है? डिजिट से ही लेना है। मैंने अभी कहा ना कि पहला और दूसरा कलर किससे लेना है? डिजिट से लेना है। तीसरा कलर किससे लेना है? मल्टीप्लायर से। और चौथा कलर किससे लेना है? सहनशीलता या टॉलरेंस से लेना है। एक ही चीज बार बार बता रहा हूं, ध्यान दो भाई। तो पहला कलर जो था वो ब्लू कलर हो गया, बहुत बढ़िया, 6 नंबर लिख लिया। अगला देखिए, तो अगला कौन सा आ रहा है? तो अगला हमारे पास में कौन सा है बच्चों? येलो। तो जरा येलो का कलर देखो। येलो ये रहा, येलो की डिजिट देखो 4। पहले के शुरुआत के 2 कलर किससे लेने हैं? डिजिट से लेने हैं। तो ब्लू के लिए 6 नंबर आया, और येलो के लिए दूसरा कलर येलो का है तो वो कितने पे आया? 4 पे आया, तो 4 लिखा। क्लियर है। तीसरा कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर से लेना है। तीसरा किससे लेना है? मल्टीप्लायर से। तो तीसरा कलर कौन सा है आपका बच्चों? रेड कलर है। तो जरा ध्यान से देखिए रेड कहां रहा? ये रहा रेड। जरा रेड के सामने मल्टीप्लायर देखो तो 10 की पावर 2 कितना आ रहा है? 10 की पावर 2। तो मल्टीप्लायर का मतलब गुणक से है, तो गुणा का साइन लगाओगे। मैं इस रेड को थोड़ा सा अलग हटा देता हूं, इसको थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना, ताकि यहां जगह मिल जाए अपने को लिखने की। तो पहला कलर जो है वो ब्लू कलर हो गया, दूसरा जो है वो येलो कलर आ गया डिजिट में से, तीसरा कलर रेड कलर है जो मल्टीप्लायर से लेना है। तो मल्टीप्लायर के लिए इनटू का साइन लगाओगे, गुणा का साइन गुणक। फिर कौन सा कलर है? रेड कलर था, तो रेड कलर की मल्टीप्लायर कितना था? 10 की पावर 2। उसके बाद में लास्ट कलर जो होगा, ठीक है ना, तो इस लास्ट कलर के लिए देखो बेसिकली लास्ट कलर जो होगा वो आपका इन तीनों में से ही होगा। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इधर ध्यान दो। लास्ट कलर जो आपका होगा वो बेसिकली इन में से कोई होगा। तो मान लीजिए गोल्ड दे रखा है,
ध्यान देना, 3 कलर तो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला कलर होगा वो या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर वो कलर की पट्टी नहीं होगी। तो हमने इसको चेंज कर दिया। लास्ट वाला कलर, ये जो कलर है लास्ट वाला बैंड, ये कितने का दे रखा है? गोल्ड का दे रखा है। तो जरा गोल्ड का देखिए तो परसेंटेज कितना है। लास्ट वाला कलर टॉलरेंस में से लेना है तो कितना आ रहा है? ±5%। तो ये लिखा गया ±5%। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से समझ लो क्या दिया गया है। हमारे पास 4 कलर दिए गए हैं इस प्रतिरोधक में। पहला कलर कौन सा है? ब्लू, येलो, ऑरेंज, और लास्ट वाला कलर है गोल्ड। ब्लैक नहीं है, गोल्ड है वो, ठीक है ना। क्यों? लास्ट वाला कलर जो होगा वो हमेशा किससे लिया जाएगा? इन तीनों में से ही कोई ना कोई कलर होगा, या तो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या नो कलर होगा, ठीक है ना। तो शुरुआत के 2 कलर किससे लेने हैं आपको? शुरुआत के दोनों कलर डिजिट से लेने हैं। तो हमने क्या देखा? ब्लू कलर, तो ब्लू कलर की डिजिट कितनी आ रही है? 6, तो 6 लिखा। फिर दूसरा कलर कौन सा है? येलो। तो येलो के लिए जरा देखो तो ये रहा येलो, 4 पे 4 लिख लिया, बहुत बढ़िया। तीसरा कलर किससे लेना है? मल्टीप्लायर से लेना है। तो मल्टीप्लायर कहां पे है? तीसरे कलर कौन सा है? रेड कलर। तो रेड का मल्टीप्लायर देखो 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 लिखा। और लास्ट वाला कलर कौन सा है? गोल्ड है। तो लास्ट वाला कलर के लिए देखो तो परसेंटेज कितना चेंज आ जाएगा? तो गोल्ड के लिए कितना है? ±5%। ये बेसिकली परसेंटेज आपको क्या बता रहा है कि जब इसकी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वैल्यू निकालोगे तो इसमें जो संभावित त्रुटि आ सकती है, जो एरर आ सकती है, वो कितनी आ सकती है? 5%। 5% के बीच में इसकी एरर रह सकती है। उसके बारे में अपने को बेसिकली ये टॉलरेंस बताती है। क्लियर है बच्चों? तो आइए इसके ऊपर बेस एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल था, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि इस तरीके से एक कार्बन प्रतिरोध है और इस कार्बन प्रतिरोध के अंदर 4 बैंड दे रखे हैं, 4 कलर दे रखे हैं। कौन कौन से कलर है? देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये 4 कलर दे रखे हैं आपको, यहां 4 कलर है। कौन कौन से कलर है उसकी अगर बात करें तो ये वाला कलर मान लीजिए पहला दे रखा है रेड कलर, दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है ऑरेंज, तीसरा जो दे रखा है वो मान लीजिए ब्लू है, और फोर्थ जो है वो मान लीजिए कि सिल्वर है। ये हमारे पास में 4 कलर दे रखे हैं। तो बताइए कितने ओम का प्रतिरोध है? ये कितने ओम का कार्बन प्रतिरोध है? बड़ा आसान है। सबसे पहले शुरुआत के 2 कलर डिजिट से लेने हैं। तो टेबल बनाई रखी है हमने। तो टेबल की मैं अगर बात करूं एक बार वापस से, तो रेड कलर, रेड और ऑरेंज आ रहे हैं पहले। भाई शुरुआत के पहले के 2 कलर कौन से हैं? रेड और ऑरेंज। तो इनकी तो डिजिट लेनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान से देखिए, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3। तो ये लिखा गया पहले 2, दूसरा 3, तो 23 हो गया। तीसरा कलर किससे लेना है? मल्टीप्लायर से लेना है, गुणक से लेना है। तो गुणक के लिए गुणा का साइन लगा दिया। ब्लू कलर का गुणक देखो तो ये रहा ब्लू कलर, गुणक देखो 10 की घात 6। ब्लू कलर का गुणक कितना है बच्चों? 10 की घात 6। तो ये लिखा गया 10 की घात 6। प्लस माइनस एरर कितनी आ सकती है तो वो बताएगा लास्ट वाला कलर कौन सा है? सिल्वर। तो सिल्वर का देखो तो जरा एरर, सिल्वर कितने पे है? ±10%। तो क्या लिखा जाएगा? ±10%। और प्रतिरोध निकाला, इसलिए पीछे क्या लगा दो? ओ, खत्म। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। तो अगर कभी आपको कोई कार्बन प्रतिरोध दे दे, तो अगर आपको वो कलर याद है तो आप कलर को देखते हुए उसके बारे में निकाल सकते हो कि शुरुआत के 2 कलर किससे लेने हैं? डिजिट से लेने हैं। तीसरा कलर किससे लेना है? मल्टीप्लायर से लेना है। और चौथा कलर किससे लेना है बच्चों? सहनशीलता से लेना है या फिर टॉलरेंस से लेना है। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक कार्बन प्रतिरोध का बनाने का तरीका। अब यहां पे जो क्वेश्चन फंस रहा है आप लोगों का कि सर ये सारी बातें समझ में तो आ गई, कार्बन प्रतिरोध निकालने का तरीका कि हमें उपकरण दे रखा हो, उसका कार्बन प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, हमें टेबल तो याद हो। भाई मेन तो कहानी कहां पे अटकी हुई है आप लोगों की? मेन कहानी तो इसके ऊपर अटकी हुई है कि ये टेबल तो सर याद कर पाओ, कैसे याद करें? तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये सारे कलर आपको याद हो जाएंगे।
और बहुत ही आसान सा तरीका बताया जा रहा है, इधर ध्यान दीजिए। सारे कलर सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अगर एक भी कलर उल्टे ऊपर नीचे हो गया तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, फिर वो टेबल आपकी कोई काम की नहीं है। और इसको याद करने की ट्रिक लिख रहा हूं मैं यहां पे कि कैसे याद रखा गया इसको। तो इसको याद रखने का तरीका है, बीबी रॉय, एक केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान का नाम है बीबी रॉय, ठीक है, साइंटिस्ट थे। हमको तो याद करना है चाहे कैसे भी याद करें, ठीक है ना। तो बीबी रॉय, फिर इसके बाद ग्रेट भारत, बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, wearing gold, silver necklace, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं, नेकलेस। ये इसमें सारे कलर आप लोगों के आगे याद क्या रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, सारे कलर इसके अंदर आ गए आपके, पूरी सीक्वेंस में याद हो गई। इधर ध्यान दीजिए कैसे, बी का मतलब पहला कलर कौन सा है, बी से, तो बी से कौन सा आ जाएगा, ब्लैक। बी से कौन सा आ जाएगा बच्चों, ब्लैक कलर। फिर दूसरे बी का मतलब क्या है, तो दूसरा बी हो जाएगा ब्राउन, बी बी। फिर उसके बाद रॉय, रॉय के अंदर आर, आर क्या बता रहा है, रेड को। फिर उसके बाद ओ क्या बता रहा है, ऑरेंज, और फिर येलो। तो ये हो गया बी बी रॉय, क्लियर है। फिर उसके बाद में बीबी रॉय ग्रेट, इस ग्रेट के अंदर से जो मैंने कैपिटल लेटर लिखा है वही कलर है, बाकी तो शब्द बनाने के लिए हमने लिखा है। तो जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो क्या है, जी। तो जी से बेसिकली मतलब किससे हो गया, ग्रीन से हो गया। फिर उसके बाद में भारत, भारत का कैपिटल बी क्या कह रहा है, ब्लू कलर, तो फिर हो जाएगा ब्लू। वेरी का वी क्या बोल रहा है, वॉयलेट। फिर उसके बाद में गुड, गुड का जी, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ग्रे। फिर उसके बाद में वाइफ, वाइफ पूरा काम में नहीं लेना इसको, ये वाइफ का क्या बेसिकली डब्ल्यू काम में लेना है। तो डब्ल्यू से बेसिकली मतलब किससे निकल जाएगा, वाइट से। ये वर्ड हमने कुछ एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है ना। वेयरिंग, वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इस पूरे को वाक्य पूरा करने के लिए लिखा है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। वेयरिंग का मतलब पहनना, इस पे गोला लगा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ताकि गोल्ड सिल्वर इसके अंदर आ जाए। तो वेयरिंग पहनना, गोल्ड, गोल्ड कलर आ गया, फिर सिल्वर आ गया, और नेकलेस, नेकलेस का एन काम में लोगे, एन से क्या आ जाएगा, नो कलर। तो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ही आसान हो गया अब ये पढ़ना। बी बी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, खत्म। फिर उसके बाद डिजिट लगानी है, तो डिजिट का कहां से स्टार्ट करना है, 0 से 9 तक की खींच दो इनको नीचे, मल्टीप्लाइड 0 से लेके 9 तक, फिर -1 और -2, और लास्ट वाले 3 कलर में से क्या लेनी है आपको, सहनशीलता लेनी है, जो प्लस माइनस में होगी। क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारे पास टेबल रहेगी। तो आइए इसके ऊपर बेस अब बिना टेबल के करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिना टेबल के देखो किस तरीके से किया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, बहुत टाइम पास क्वेश्चन होते हैं ये, सही से अगर टेबल समझ में आ जाए तो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। अब वहां बोर्ड में टेबल बनाने नहीं बैठोगे, वहां पे याद क्या रखना है, बी बी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अगर ये आपको याद है, कंफर्म 100% सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो मान लीजिए आपको कलर दिए हुए हैं, फटाफट कलर लिखते हैं। ये 1 2 3 और 4। मान लेते हैं पहला कलर जो आपका लिया हुआ है वो मान लीजिए कौन सा ले, ब्राउन ले लेते हैं। चलो पहला कौन सा बच्चों, ब्राउन। दूसरा जो है वो ब्लू, तीसरा येलो, और चौथा जो है वो नो कलर, ये पट्टी नहीं है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका प्रतिरोध कितना है, बिना टेबल देखे, तो बिना टेबल देखे तो फटाफट से रफ के अंदर एक जगह पे बना दो, बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये याद भी हो जाता है, बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले आ रहा है ब्राउन। डिजिट कहां से शुरू करनी है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनकी तो कोई डिजिट होती ही नहीं है। मल्टीप्लायर क्या होगा? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, बस 10 की पावर में चढ़ाना है और कुछ भी नहीं है। इसकी हो जाएगी 10 की पावर -1 और इसकी हो जाएगी 10 की पावर -2। इसका परसेंटेज कितना होता है? 5%। इसका होता है 10% और इसका कितना होता है? 20% प्लस माइनस में, जिसकी मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूं। तो जरा पहले देखो, ब्राउन कलर है तो ब्राउन, ये तो ब्लैक हो गया ब्राउन, तो ब्राउन कितने पे आ रहा है? 1 नंबर पे, तो पहले से डिजिट ये लो 1 नंबर। दूसरा कौन सा है? ब्लू, तो ब्लू को देखो तो कहां पे है? ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ब्लू, ये पकड़ लिया ब्लू कलर, कितने पे? 6 पे, तो ये लो 6 नंबर। फिर मल्टीप्लायर, तीसरा कलर मल्टीप्लायर से लेना है, कौन सा है? येलो कलर, जरा देखो तो येलो को पकड़ो, ये रहा येलो, तो 4 है, तो मतलब 10 की घात 4, घातें भी तो उसी के डिजिट के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो 10 की घात कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, नो कलर मतलब वो बैंड ही नहीं है, तो नहीं है कलर, तो उसकी एरर कितनी हो जाएगी? 20%। बताओ कहां टेबल की जरूरत है? टाइम पास क्वेश्चन है ये, समझ में आ रही है बात? तो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल को याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस इस सिंबल को याद रखो, बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्लियर है बच्चों? अब कई बार क्या करता है वो, इस तरीके से दे देता है कि कलर बताओ, डिजिट दे देता है, कलर बताओ। मान लीजिए कोई प्रतिरोधक दे दिया आपको, मान लेते हैं 48 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 20%। बताओ इसमें कौन कौन से कलर है? तो कलर देखने के लिए वापस से वही बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, यही हो गया। जरा 4 पे देखो तो 0 1 2 3 4, तो पहला कलर कौन सा हो गया हमारा? येलो, बहुत बढ़िया। 8वें नंबर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें पे कौन आ गया? ग्रे, तो G4 क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा, दूसरा कलर। 10 की घात 5, 0 1 2 3 4 5, कौन सा आ गया हमारे पास? ग्रीन, तो ये हो जाएगा ग्रीन। और फिर उसके बाद में प्लस माइनस 20%, तो गोल्ड का होता है 5%, सिल्वर का होता है 10% और नेकलेस मतलब नो कलर का कितना होता है? 20%, तो ये कौन सा हो जाएगा? नो कलर। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमने बेसिकली क्या देखा है? हमने डिजिट दी हुई थी और कलर निकालने सीखे, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? कलर दे रखे थे और डिजिट निकालनी सीखी। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, या तो कलर दे देगा और डिजिट बताएगा कितने, इसके बताइए कितने ओम का प्रतिरोध है, और कितने ओम का प्रतिरोध है वो पहले दे देगा और फिर पूछेगा कि इसमें कलर कौन कौन से। तो दोनों तरीके आपको बेसिकली आने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये कार्बन प्रतिरोध के बारे में था, जो कि व्यापारिक दृष्टि से काम में लिए जाने वाले प्रतिरोध है, ठीक है ना। लास्ट वाला कलर हमेशा या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा, वो बैंड ही नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखिए इसके आगे का टॉपिक आता है अपने ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो बढ़िया सी हेडिंग डालते हैं। अगला जो टॉपिक है, ओम के नियम की सीमाएं, और यहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है कि ओम के नियम की एक सीमा लिखो या ओम के नियम की 2 सीमाएं बताइए। तो देखिए ओम का नियम चालकों के लिए वैध है। हमने देखा भी था कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप दाब आयतन सबको नियत रखा जाए तो उस चालक तार में जो बहने वाली धारा होती है वो उसके आरोपित विभवांतर के क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। ये हमने पढ़ा था। अब देखिए ओम का नियम कहीं कहीं पे काम नहीं करता,
लिमिट आ जाती है इसकी कि बस इसके बाद में ये नहीं लगेगा, क्यों आ जाती है उसको देखो। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है, पहला पॉइंट वो क्या है कि धारा के उच्च मानों पर VI ग्राफ का संबंध अरेखीय हो जाता है। यह पहली सीमा है। या फिर इसके आगे एक और वर्ड अगर लगा दे तो चालकों के लिए धारा के उच्च मानों पर V तथा I के मध्य का जो संबंध है, जो ग्राफ है, वो कैसा हो जाता है? अरेखीय हो जाता है। देखिए, हमने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा था, ओम के नियम को पढ़ा था, तो ओम के नियम में हमने बेसिकली क्या सीखा था कि V और I के बीच में जब ग्राफ बनाया जाए तो वो सरल रेखा आता है। V और I के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वो बेसिकली कैसा आता है? सरल रेखा आता है। पहले ही हमने देखा था। तो अगर मैं V और I के बीच में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पे कह रहा हूं, तो मान लीजिए ये आपका V है और ये आपका I है। तो ओम का नियम बेसिकली आपको कहता क्या है? V समानुपाती I, धारा बढ़ेगी, विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी। तो V और I के बीच में ग्राफ देखा जाए तो बच्चों कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमने पढ़ा है। लेकिन देखो होता क्या है कि जब जैसे जैसे धारा बढ़ती है परिपथ के अंदर, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे इस ग्राफ का व्यवहार अरेखीय हो जाता है। अरेखीय का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको बताऊं तो V और I के बीच में जब ग्राफ बनाओगे आप उच्च धारा के उच्च मानों पर, तो इसका एक्चुअल मान क्या आएगा? यह है आपका V और यह है आपका I। तो ये ग्राफ जो है वो स्टार्टिंग के अंदर बहुत बढ़िया से सीधी लाइन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद में ये ग्राफ जो है वो बेसिकली ऐसे हो जाता है। ये अरेखीय हो गया। ध्यान से देखा जाए तो ये ग्राफ जाना कैसे चाहिए था? ये ग्राफ ऐसे सीधा जाना चाहिए था। अरे भाई, ग्राफ यही तो कह रहा है I का मान बढ़ेगा, V का मान, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है और हमेशा स्ट्रेट ही रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बढ़ रहा है? धारा बढ़ रही है। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, तो कुछ धारा के बाद में जब धारा का उच्च मान आ जाएगा, यहां पे देखो धारा का मान अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो फिर एक ग्राफ सरल रेखा नहीं जाके अरेखीय गुण, ये जो व्यवहार है ये कौन सा है बच्चों? अरेखीय व्यवहार है ग्राफ का। ओम का नियम बेसिकली क्या कहता है कि जब V और I के बीच में ग्राफ बनाओगे तो V और I के बीच का जो ग्राफ आएगा वो सरल रेखा आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि चालकों के अंदर जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाया जाता है, तो धारा का मान बढ़ने से विभवांतर बढ़ तो रहा है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद में, मतलब उच्च धारा प्रवाहित करने के बाद में, यह ग्राफ अपनी सरल रेखा के गुण को खो देता है और ग्राफ टेढ़ा हो जाता है, मतलब अरेखीय गुण आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ उसको भी समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए एक चालक तार है, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं। मान लीजिए कि एक चालक तार है, प्रतिरोध तार, इसका प्रतिरोध R है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I। तो जब इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो ये चालक तार गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के लिए जो है वो बेसिकली नियम दिया जाता है जूल के तापन का नियम, H बराबर I स्क्वायर RT। 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब इस प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाए बहुत देर तक तो तार गर्म हो जाएगा, और इसकी गर्म होने के कारण इसका जो तापन का नियम दिया जाएगा वो H = I स्क्वायर RT। मतलब इसके अंदर हीट बननी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा तार। जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो तार क्या हो जाएगा बच्चों? गर्म हो जाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा।
चालक तारों का प्रतिरोध, ये अपन अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन, तो उसमें पढ़ेंगे कि चालक तारों का ताप बढ़ाया जाए तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो नियत प्रतिरोध नहीं रहेगा, फिर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था ये ग्राफ, लेकिन जैसे जैसे आपने ज्यादा धारा प्रवाहित की तो धारा का मान ज्यादा होने के कारण तार गर्म हो गया और गर्म तार का प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो ये अपने जो सीधी रेखा का गुण है, जो सरल रेखा जाना चाहिए था, उस गुण को वो खो देगा और ग्राफ अपने पथ से क्या हो जाएगा बच्चों, विचलित हो जाएगा। तो ओम का नियम कहां तक लगता है, निम्न धारा तक। जब धारा का मान बहुत ज्यादा नहीं हो, जब धारा का मान आप उच्च धारा प्रवाहित करोगे, तो उस केस में ग्राफ जो है वो वक्रीय हो जाएगा, सरल रेखीय गुण को छोड़ देगा। तो पहली सीमा समझ में आ रही है, क्या कह रही है कि किसी चालक तार के लिए धारा के उच्च मान पर V और I के बीच में जो ग्राफ है उसका गुण कैसा हो जाता है, अरेखीय गुण हो जाता है। ये इसकी पहली सीमा हुई। दूसरी सीमा की बात करते हैं। तो देखिए दूसरी सीमा की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट, कुछ उपकरण जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि के लिए V तथा I के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो यह ओम के नियम की पालना नहीं करते। अतः ऐसी युक्तियों कह दो या उपकरणों को अनओमीय युक्तियां कहते हैं। देखो यहां से बोर्ड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर, 2014 वाले पेपर वगैरह में पूछा हुआ है कि अनओमीय युक्तियां किसे कहते हैं, किन्हीं दो के उदाहरण दो। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, जो वो यहीं से आता है। तो देखिए ओम का नियम हमने पहले क्या समझा कि ओम का नियम कहां पे लागू नहीं होता है। तो हमें पता चला कि ओम का नियम जब धारा के उच्च मान होते हैं तो वहां पे ग्राफ सीधा संबंध नहीं देता है, फिर ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और ग्राफ सरल रेखीय गुण को छोड़ करके अरेखीय हो जाता है। तो यह पहला ओम के नियम की सीमा हुई। दूसरा क्या कह रहा है कि बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकी डिवाइस कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण कहलाते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह में काम में लिए जाते हैं। इनके बारे में भी आप पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर ही एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, उसके अंदर पूरा डिटेल में। अभी इसकी कहानी इतनी अपने को डिटेल में समझ में नहीं आनी चाहिए, अपने को सिर्फ ओम के नियम के आधार पर इसको पढ़ना है अभी के लिए। तो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उनके लिए जब आप V और I के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो ओम के नियम की पालना नहीं करता। भाई ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम आपको सिंपल सी कहानी देता है कि अगर आप V और I के बीच में, विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बनाओगे, सीधा ग्राफ आना चाहिए। लेकिन ये जो उपकरण है, कौन से उपकरण? डायोड, ट्रांजिस्टर, ये उपकरणों का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ सरल रेखीय नहीं आता। वो ग्राफ कैसे आता? अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो डायोड वगैरह का ग्राफ देखा जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से अपने को मिलता है। ये हमारे पास में धारा I हो गई, ये V हो गया, ये -V और ये -I। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से चला जाता है। अब बताइए क्या ये V और I के बीच में सीधा ग्राफ है?
नहीं है सीधा ग्राफ, ये जो है वो अरेखीय है। तो ऐसे उपकरण जिनका नाम क्या है, डायोड और ट्रांजिस्टर, याद रखना ये उपकरणों के नाम पूछे गए हैं। किन्हीं दो अनओमीय युक्तियों के नाम लिखो, तो क्या लिख के आओगे बच्चों, डायोड और ट्रांजिस्टर। तो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनके V और I के बीच में जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ जो है वो सरल रेखा नहीं आएगा। तो ऐसे उपकरणों को कौन से उपकरण बोलते हैं, अनओमीय उपकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है, अनओमीय युक्तियां किसे कहते हैं। तो ऐसे उपकरण जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, मतलब जिनके V और I के बीच में ग्राफ जो है वो सरल रेखीय नहीं आता है, तो ऐसे उपकरण क्या कहलाते हैं, अनओमीय उपकरण कहलाते हैं। समझ में आ रही है, जो स्टार्टिंग से ही ओम के नियम की पालना नहीं करे। देखो चालक पदार्थ जो है, चालकों के लिए हमने बात की तो स्टार्टिंग में तो ओम के नियम की पालना हुई है, यहां से यहां तक तो V समानुपाती I है। ये तो उच्च तापों पे नहीं हो रहा चालकों के लिए, चालक तो ओम के नियम की पालना करते हैं। लेकिन जो आपके दूसरे होते हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये ओम के नियम की पालना शुरुआत से ही नहीं करते, ठीक है ना। तो इसके कारण इनके V और I के बीच में ग्राफ देखा जाए तो वो ग्राफ बिल्कुल भी ओम के नियम की पालना नहीं करता। तो इसीलिए इन उपकरणों को क्या बोलते हैं, अनओमीय उपकरण बोलते हैं। तो ओम के नियम की बेसिक दो सीमाएं हैं। पहली सीमा चालकों के लिए क्या कह रही है, पहली सीमा कि अगर चालकों के अंदर धारा का मान अधिक बढ़ाया जाए तो ताप के कारण जो है वो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, क्योंकि धारा जब प्रवाहित होगी तो तार गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण उसके अंदर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसके कारण उसका जो व्यवहार है वो अरेखीय हो जाएगा। मतलब चालक तार जो होते हैं उच्च धारा के मानों पर अरेखीय व्यवहार शो करते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि जैसे ही अपन दूसरे उपकरण लेते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो उनके लिए अगर ओम के नियम की पालना को देखा जाए तो वो बिल्कुल भी ओम के नियम की पालना नहीं करते। तो ऐसे उपकरणों को क्या बोला जाता है, अनओमीय उपकरण कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये दो बेसिक सीमाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है अनओमीय युक्तियां किसे कहते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। समझ में आ रही है बात। तो ये ओम के नियम की जो सीमाएं हैं वो याद रखिएगा। और दूसरा हमने पढ़ा है कार्बन प्रतिरोध, जिसके अंदर हमने देखा कि वर्ण क्रम याद होने चाहिए। और वर्ण क्रम याद करना बिल्कुल ही आसान है। बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, अगर ये किसी को याद है तो वो बहुत ही आराम से कलर कोड को पहचान सकता है। क्लियर है बच्चों। तो आज हमने 2 टॉपिक बेसिकली कवर किए। एक कार्बन प्रतिरोध के बारे में कि कार्बन प्रतिरोध व्यापारिक रूप में कैसे काम में लिया जाता है, कहां पे उपयोग में आता है, उसके बारे में चर्चा की। और दूसरा पॉइंट जो हमने चर्चा की है वो बेसिकली ओम के नियम की सीमाएं। क्लियर है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।